There shall never be a situation or occasion where Commission will deviate from neutrality, and we dismiss all allegations of sweeping statements about Commission's lack of neutrality. वाराणसी के रणभूमि से पर उम्मीदवारों से ज्यादा चुनाव आयोग और बीजेपी आमने सामने नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सारे आला नेता चुनाव आयोग पर पक्षपात के सीधे आरोप लगा रहे हैं। अंतिम चरण के पहले इतने तीखे तेवर क्यों दिख रहे हैं? क्या ये हेडलाइन बटोरने की कोशिश है या जीत के लिए आखिरी प्रयास? क्या चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप जायज है? इस पर आज हम कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं बीजेपी की नेता शाइना एनसी, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, पूर्व चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति जी और वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। शाइना जी, बीजेपी पर 3-4 बड़े आरोप लग रहे हैं। कुछ पार्टियां कह रही हैं कि ये एक वाराणसी में वोटरों को पोलराइज करने की कोशिश है, ध्रुवीकरण की कोशिश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हेडलाइन बटोरने की कोशिश है आखिरी चरण के पहले। ओवर रिएक्शन भी हो सकता है या फिर जैसे पी चिदम्बरम कहते हैं ये बस डेस्परेशन है। क्या है पूरा मामला? आपको सवाल पूछना चाहिए चुनाव आयोग को और प्रशासन को। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आपसे सवाल क्यों ना पूछे हम? मोदी जी ने देखिए आपने सवाल पूछा है, अभी मुझे जवाब देने की आवश्यकता है, तो प्लीज कृपया मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। बिल्कुल। सबसे पहले जब प्रचार में कोई भी नेतागण जाते हैं और खास तौर से वाराणसी में अपने उम्मीदवार को आप प्रचार नहीं करने देते हैं, तो हम कैसे पोलराइज कर रहे हैं? टिप्पणी करनी है आपको तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके टिप्पणी कीजिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने कोई नकारात्मक राजनीति नहीं की, सिर्फ सकारात्मक रूप से नरेंद्र मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता ने सिर्फ प्रगति की बात की, लोगों को एकजुट रखने की बात की और स्थिरता की बात की। जो स्थिरता का मतलब है पोलराइजिंग, तो मुझे बहुत ही बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति ने सिर्फ देश की प्रगति की बात की है, बेरोजगारी को कम करने की बात की है, फूड इन्फ्लेशन प्राइस को कंट्रोल में लाने की बात की है, वहां आप ऐसे प्रतिक्रिया चाहते हैं हमसे? शाइना जी, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है आपके जवाब में, अगर आप मेरे सवाल के जवाब को भी जोड़ दें तो हम बात को आगे बढ़ाएं। का मतलब नहीं, क्या है? मैं कह रही हूँ कि 4 आरोप आप पर लगे हैं। जब हमने 4 आरोप आप पर लगे हैं ये समझने के लिए कि वाराणसी में इतनी बड़ी रिएक्शन क्यों नजर आ रही है? क्या है कारण? क्या ये मामला बातचीत से नहीं सुलझ सकता था? बातचीत करें तो किससे, आप मुझे बताइए। जो इंस्टीट्यूशंस की आप बात करें, ये सेम इंस्टीट्यूशंस राहुल गांधी को सब परमिशंस देते हैं अगले दिन के रैली के लिए और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं देते हैं, तो क्या एक प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है? जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, वो कोऑपरेट करते हैं तो कांग्रेस के साथ, अन्य दलों के साथ, और सिर्फ टारगेट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को। और जो आप हमें प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि जनता जनार्दन क्या करेगी? जनता किसको वोट देना चाहती है और क्यों देना चाहती है? वो वही व्यक्ति को देंगे जहां उनको लगता है कि परिवर्तन और पर्याय दोनों हो, और वो परिवर्तन और पर्याय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन हमारे आज डिस्कशन का टॉपिक है शाइना जी कि वाराणसी में इतनी तकरार की क्या जरूरत थी आखिरी फेज के पहले? और यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमने कोई तकरार नहीं की, हमने आंदोलन किया। आंदोलन की क्या जरूरत थी? क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में, चुनाव आयोग में पिछले 3 फेजेस से पक्षपात दिख रहा है। आखिरी फेज के पहले आपको चुनाव आयोग में इतनी खामियां क्यों अचानक दिख रही हैं?
देखिए, जो हमें दिख रहा है, तो क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हम हमारी आवाज उठाएं? और क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हम जनता के सामने भी ये मुद्दे लेके जाएं कि एक दल को आप सब समर्थन करें और एक दल को आप बार बार टोकते जाएं और कहें कि आप नहीं कर सकते हैं? और समझ लीजिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है, तो क्या ये भूमिका समाजवादी पार्टी की नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल से उनका कहना है कि सिक्योरिटी थ्रेट है और उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट है, तो क्या लोकल आपको अथॉरिटीज को मिली है? सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। आप आपके हाथ ऊपर रख के बोलेंगे कि नहीं ये सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप मत आइए। तो आप कह रहे हैं कि इसी को सिक्योरिटी रिपोर्ट जो है उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, नजरअंदाज कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। नजरअंदाज नहीं करना चाहिए प्लीज। आप जो मैं बोलना चाह रही हूँ और जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल अंतर है। समझ लीजिए मुद्दे को। जी, आपने एक रिपोर्ट के दरमियान कहा कि आपके लिए ये यहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। मोदी जी ने स्वाभाविक रूप से तुरंत कहा कि लोगों को एकजुट रहना चाहिए, वो गंगा के पास नहीं जाने वाले हैं, वो गंगा आरती तक नहीं करने वाले हैं। क्या ये समझदारी नहीं है हमारे तरफ से? और दूसरे तरफ आपने देखा कि शासन प्रशासन राहुल गांधी का स्वागत करते हैं और मोदी जी को कहते हैं कि नहीं हम आपको ये सवाल हम ले जाएंगे आलोक शर्मा जी के पास। जब ये कहते कि पक्षपात हो रहा है आलोक जी, तो यहाँ पर स्पेसिफिक 2-3 चीजों पर सवाल उठते हैं। एक तो राहुल गांधी की तस्वीर दिखती है एक पूल बोथ में इंक्लोजर के पीछे, अब तक एक्शन क्यों नहीं? उनके वाराणसी में रैली में कोई दिक्कत नहीं, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। देखिए तमन्ना जी, बड़ी विडंबना है कि भाजपा के जो लीडर्स हैं वो जब 10 दिन पहले कह रहे थे कि सिक्योरिटी थ्रेट है और सुशील कुमार शिंदे जी को उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, 10 दिन पहले ये आरोप था। आज आरोप है कि जो सिक्योरिटी है उसका कोई इशू नहीं। मैं जानना चाहता हूं, इन्होंने 5 जगह की परमिशन रैली की मांगी, 5 में से इनको 4 जगह परमिशन मिल गई, वहां क्यों नहीं की इन्होंने रैली? जब इनको आरती के लिए परमिशन मिल गई तो आरती क्यों नहीं की? ये केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं, सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इनका जो विकास का मॉडल है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। पिछले जो 3 चरण गए हैं उनमें भाजपा की सिचुएशन बहुत बुरी तरह से खराब हुई है। जहां तक बात बनारस की है, आज जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जिस तरह से बनारस के अंदर आज मजाक तंत्र में परिवर्तित कर दिया है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। इनके सीरियस लीडर जो हैं वो कहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन को आगाह कर देना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं भाजपा की जो प्रवक्ता हमारी बड़ी बहन बैठी हुई हैं कि 300 सभाओं के लिए जब उसी इलेक्शन कमीशन ने मोदी जी को परमिशन दी तब इनको पक्षपात नजर नहीं आया। आज एक जगह अगर इनको कहा गया, समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अब चलें टीएस कृष्णमूर्ति जी के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेन्नई से। सर, अगर आप हमें समझा सके, इलेक्शन कमीशन मोटी मोटी 2 चीजें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमें एक लोकल अथॉरिटी से रिपोर्ट मिली, उसे ओवरटर्न करने का कोई रीजन नहीं हमें दिख रहा है, और दूसरी तरफ अगर सिक्योरिटी कंसर्न हमारे सामने आ रही है तो इसे हम इग्नोर कैसे किए जाए? आपको लगता है कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन साफ सुथरी यहाँ पर निकल रही है इस पूरे मामले में, या वो इसको अलग तरीके से हैंडल कर सकती थी? देखिए, ये सिचुएशन थोड़ा सेंसिटिव था और इलेक्शन कमीशन went by the recommendation of the local collector. इसके बारे में थोड़ा कम्युनिकेशन थोड़ा ज़्यादा होना था, क्योंकि बताने के लिए कि सिक्योरिटी कंसर्न सीरियस है, गंभीर है उधर, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट को कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर भीड़ बहुत ज़्यादा है और इलेक्शन कमीशन एंड द पार्टी कुड हैव हैड बेटर कम्युनिकेशन एंड डिसाइडेड दिस इशू। लेकिन Election Commission, they have given the reasons that for certain reason they have taken this decision. इसको मानना चाहिए, और इसके बारे में अगर डिफरेंस है तो कंप्लेंट कर सकते हैं, you can go on appeal to somebody else, but you should not doubt the impartiality of the Election Commission. Who can they appeal to? Particular official वो ठीक नहीं, अगर particular official ठीक नहीं तो उनके बारे में भी क्योंकि ये जी आप कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है हमें, क्योंकि चाइना एनसीजी यही पूछ रहे कि हम किससे बात करें, किसको अपील करें? नहीं, क्यों नहीं, उन्होंने इलेक्शन होने के बाद भी अब दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन।
ये सब हमारे लिए प्रोसीजर सेट प्रोसीजर है. But sir, the election No, will you be can over by you then. can protest. No, you can protest. You can certainly have your grievances. लेकिन उनका impartiality को क्वेश्चन नहीं करना है बस. और प्रचार तो तब क्या तक क्या खत्म होगा. क्या यहाँ पर एक लाइन क्रॉस हुई है? आकार पटेल, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन के साथ ये जो मतभेद रहा है बीजेपी का, वो नाराज है कि उन्हें कुछ परमिशंस नहीं मिली और शायद उनकी नाराजगी जायज है, जायज ना हो, लेकिन उसको पूरी तरह से एक पॉलिटिकल ड्रामा में तब्दील किया गया है आखिरी चरण के पहले? आकार, देखें, पक्षपात ये लफ्ज का इस्तेमाल ठीक नहीं, और ख़ास तौर पे हम देखें तो 450 रैलियाँ की है मोदी साहब ने, वहाँ पर कोई पक्षपात ना तो हुआ, ना तो कोई बयानबाजी हुई भाजपा की ओर से कि था कुछ ऐसा. अब की बार इतना बड़ा ड्रामा रचना इतनी छोटी सी बात पर, जहाँ पर आपको कहा जाए कि यहाँ मत करिए रैली, ऐसा नहीं कहा कि वाराणसी में ना करें, इस जगह पर ना करें, तो ये तो बिल्कुल एक वाजिबी बात थी, वो माननी थी उनको. और भी पार्टियों के साथ यही हुआ है, ममता जी के साथ भी हुआ था ये कि अपने अफसरों को ट्रांसफर करें, उन्होंने ना कहा पहले और फिर उन्होंने कर दिया. तो ये मान के चलना कि कोई भी प्रकार का पक्षपात है, मैं नहीं मानता कि बहुत लोग इसे मानेंगे. ये ढोंग है, ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए थी. खास तौर पे एक 7 फेज हुए हैं, इतनी अच्छी तरह शांति से हुए हैं 7 फेज, 2 ही फेज बाकी हैं. जीत भी रहे हैं आप, बाकी सबके पोल कह रहे हैं, हमारा भी पोल कह रहा है. तो थोड़ा सा संयम रखना था, थोड़ी सी शांति रखनी थी, वो भाजपा नहीं रख पाई. ये ठीक नहीं हुआ. संयम नहीं रख पाई या एक सोची समझी रणनीति ये रही है हेडलाइन बटोरने की, या आखिरी फेज के पहले वाराणसी के बड़े बैटल के पहले आगे रहने की? इस पर हम और चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा है कि चुनाव आयोग किसी भी पार्टी से डरेगी नहीं और इस चुनाव को एक फ्री एंड फेयर तरीके में चलाने की पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी. शाइना एनसीजी, यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि आप लोगों ने कहा कि आप इसी को वार्निंग दे रहे हैं. वाराणसी के अंदर जहां पर हमेशा इसे एक अच्छा माहौल रहा है, आज टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में क्लैशेस हुए हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में क्लैशेस की यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं. आपको लगता है कि वाराणसी की जनता चुनाव के पहले ही इस अग्रेशन से ऊब जा सकती है? एक रिस्क ले रहे हैं आप? देखिए, आकार जी ने जो कहा कि हमारी सरकार आ रही है, हम सत्ता में आने वाले हैं, तो क्यों अभी ये प्रश्न चिन्ह उठाएं या क्यों आंदोलन करें, हमको संयम दिखाना चाहिए. बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो कोई अन्याय हो रहा है तो लोगों के सामने और खास तौर से इलेक्शन कमीशन के सामने क्या हम उजागर नहीं कर सकते हैं? राजनीतिक दल होने के नाते जो हम चाहते हैं कि इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन और साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को अपना शासन प्रशासन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. तो इस वजह से जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, उन्होंने यही विनती की कि लोगों आप शांति रखिए, मैं चाहता हूं कि सब एकजुट रहें. लेकिन जो एक रणनीति होती है, वो रणनीति में हमारी भी भूमिका रहती है. हम चाहते हैं कि वाराणसी की ये जीत ऐतिहासिक हो और ये जितने भी लोग जिन्होंने हमें टोका, विश्लेषण किया, अगर मैं ये ऐड कर सकती हूँ, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपकी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है रिटर्निंग ऑफिसर से. ईसी से आप नाराज है क्योंकि वो जो लोकल अथॉरिटी है उनकी बात मान रही है, आपकी नहीं मान रही है. यहाँ पर इसे बायस तक ले जाना, इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन वहां पर करना, ओवर रिएक्शन लग रहा है. प्रॉब्लम इज यहाँ पर बीजेपी थोड़ी सी बुली जैसे नजर आ रही है इस पूरे सिचुएशन में. इसे कामली ठीक से सॉर्ट आउट किया जा सकता था. ऐसे नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की प्रेजेंस वाराणसी में कुछ कम हुई है या कम है आज. देखिए, हमने कहीं भी अपना शक्ति प्रदर्शन या दुरुपयोग नहीं किया.
शक्ति यानी कि कार्यकर्ता का जो समर्थन है, कार्यकर्ता का जो उत्साह है, वो स्वाभाविक रूप से देखने मिला है। और जो भारी संख्या और भारी तादाद में लोग बाहर आए, तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत और इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को जाता है। जहां तक सवाल ये उठता है कि क्या हमने कुछ गलत किया है? हमने कुछ गलत नहीं किया। क्या हम पोलराइज करना चाहते हैं वोट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ प्रगति की बात की है। क्या हम एक स्थिर सरकार चाहते हैं? जरूर चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वाराणसी का जो इलेक्शन है बहुत ही ऐतिहासिक है दो वजह से, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टरियल उम्मीदवार वहां से खड़े हैं, और दूसरा जितने भी लोग ने हमें कहा कि हम नहीं जीत सकते हैं और कम संख्या में जीतेंगे, इसलिए हमने चाहा कि ये रैली यहाँ करके हम भारी संख्या से लोगों सिर्फ यही जगह क्यों, ये सवाल कृष्णमूर्ति जी, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दो तीन बहुत थोड़े चीज तो आपको हमारे रणनीति पे हम उस आधार पे भी कर सकते हैं। हर एक राजनीतिक लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शायना, मैं टीएस कृष्णमूर्ति जी से पूछना चाहती हूँ। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दो तीन बहुत ही स्पेसिफिक आरोप हैं। आरोप एक ये है कि जो 5 उनके रिक्वेस्ट थे, उनमें से 4 की परमिशन रात को 2 बजे आई हैं, कल रात को 2 बजे, तो उसकी वो तैयारी कैसे करेंगे? दूसरी बात है, जो बेनियाबाग में रैली की परमिशन उनको चाहिए थी, वो पहले दी गई थी, फिर वापस ली गई, ये कहकर कि वहां पर 25 या 27 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ है, इसलिए अनसेफ है। क्या इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को भी अपनी लॉजिक समझाने की जरूरत है? नहीं, देखिए सैना जी तो के बात मैं समझता हूँ, they are entitled to explain their grievances. They are certainly entitled to go to the people and tell them. They are certainly entitled to go to the election commission. लेकिन मेरा सवाल यही है, क्यों इलेक्शन कमीशन का इम्पार्शियलिटी को क्वेश्चन करते हैं? अगर आपको ग्रीवेंस है, इलेक्शन कमीशन के पास भी ग्रीवेंस है, इलेक्शन के बाद कोर्ट में जाके ये इलेक्शन को भी अनल कर सकते हैं। लेकिन इतना आवाज उठाने का जरूरत है क्या, मुझे पता नहीं है, लेकिन फुल डिटेल्स मेरे पास नहीं है। लेकिन यही सोच रहा हूं कि as far as possible don't question the impartiality of a constitutional authority, but if you have a grievance, go to the court immediately and get the election annulled. यहीं पर आपको लगता है आकार थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन रही है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि उनके जो सीनियर नेता है अरुण जेटली हो या वेंकैया नायडू, आज वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन टिमिड रही है, उन्होंने गलती की है, हाई हैंडेड रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने खुद बहुत ही क्लियर तरीके से पक्षपात का आरोप लगाया है, जो इम्पार्शियलिटी का आरोप है। आपको लगता है कि आज बीजेपी इसको समझा नहीं पा रही है कि किस बिना पर उन्होंने आरोप लगाया है? देखें, बुनियादी तौर पर हम सबके लिए ये शर्मजनक है कि चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहें कि हमें किसी का डर नहीं, और ये इसलिए उन्होंने कहा कि लगा उन्हें कि कोई उन्हें डराना चाह रहा है। तो हमें सबको, भाजपा को, कांग्रेसियों को, हम सब वोटरों को, सबको शर्मिंदा होना चाहिए कि ऐसा हुआ। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का नेता है आज, जो पोल्स कह रहे हैं, वो खड़ा होकर कहता है कि मेरे खिलाफ पक्षपात हो रहा है। इस बुनियाद पर कि एक रैली नहीं होने दी 450 रैलियों के बाद, तो थोड़ा संयम रखना था उनको अपनी खुद की जुबान पर, जो उन्होंने नहीं रखा। मैं ये बात आपको ठीक से कहता हूं, और ये गंभीर बात है। 12 सालों में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है भाजपा से गुजरात में, ये इसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है आज नेशनल तौर पर, कि हमारी माई वे और द हाईवे, हम जो बोलें सही, बाकी सब गलत। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि ईसी से कोई गलती नहीं होती, हो सकती है, और शायद हुई भी हो यहाँ पर वहां से सीधा पक्षपात पे ले जाना ये ठीक नहीं था, खास तौर पर पीएम कैंडिडेट से। आलोक शर्मा के पास जाएंगे, लेकिन चाइना से इस पर मैं क्विक रिएक्शन चाहूंगी। एक ओवर रिएक्शन रही, इतना तो मानेंगी आप कि पक्षपात कहने की कोई जरूरत नहीं थी? वो आपका विश्लेषण हो सकता है, हम नहीं मानते हैं कि हमने कोई भी गलत काम किया है। लोगों बायस का आरोप लगाने के पीछे क्या आधार है? प्रजातंत्र में जो हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, तो हम जरूर बोल सकते हैं। और जो आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है, तो बताइए कि गलती क्या हुई है।
जब मोदी जी कहते हैं कि लोगों को एकजुट रहना चाहिए, वहाँ कार्यकर्ता कुछ गलत काम नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल, और ये बात आपने कही भी है, हमने रिपोर्ट भी की है कि नरेंद्र मोदी जी की अपील है, लेकिन चाइना हम फिर से इस पर आ रहे हैं कि बायस का आरोप लगाना ठीक था या गलत। और यहाँ पर मैं कांग्रेस को भी लाना चाहूंगी, क्योंकि आलोक जी, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी की तरफ बायस्ड है, बीजेपी कहती है कि इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी की तरफ बायस्ड है। चुनाव आयोग से आज सबसे खुश आप ही लग रहे हैं, आईएनसी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम किसी भी तरह के बायस्ड या उन्होंने क्या कहा है उसके ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है, और भाजपा आज जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रही है, आज विषय नहीं है ये कि आरती के लिए परमिशन मिली कि नहीं मिली। आज ये विषय है कि एक प्रधानमंत्री, जो व्यक्ति कैंडिडेट है प्रधानमंत्री पद का, वो किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसका संवैधानिक संस्थाओं के प्रति किस तरह का आचरण है। हमें भी बहुत जगह परमिशंस नहीं मिलती हैं, हमें भी बहुत सी इजाजत नहीं मिलती हैं, लेकिन ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, और इलेक्शन कमीशन को मुख्तार साहब ने कहा कि हम उसको आगाह करने आए हैं, आगाह जैसा शब्द इस्तेमाल हो रहा है। माननीय मोदी जी जो है मंच से ललकार रहे हैं, और आज जिस तरह से अभी चाइना जी हमारी बड़ी सम्मानित प्रवक्ता है भाजपा की, वो बार बार विकास की बात कर रही हैं। देखिए कैसा विकास है गुजरात। छोटा सा इंटरजेक्शन, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट की बात की, लेकिन आपको बस याद दिला दूं कि आपकी सरकार ने सीएजी पर इतने सारे आरोप लगाए, तोहमत लगाए, क्योंकि उनकी रिपोर्ट आपको पसंद नहीं आई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को आड़े हाथ लेना जब एक पॉलिटिकल नीड होती है, ये पहली बार हम नहीं देख रहे हैं। नहीं, देखिए तमन्ना जी, हमने कभी भी सीएजी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। हो सकता है हम उसके किसी निर्णय से सहमत ना हो सकता है भाजपा आज इलेक्शन कमीशन के किसी निर्णय से सहमत ना हो, लेकिन उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा देना और ये कहना कि ये बायस्ड है, मैं समझता हूं ये गलत है। हमने कई सीएजी की जो रिपोर्ट्स आई उन पर अपनी आपत्ति दर्ज की, भाजपा को भी पूरा अधिकार है वो आपत्ति दर्ज करें, लेकिन देश को गुमराह ना करें। लोकतंत्र को मजाक तंत्र में जिस तरह से बनारस में बदला है इन्होंने आज, ये बहुत खतरनाक है। अंत में क्योंकि थोड़ा समय बचा है, मैं कृष्णमूर्ति जी के पास जाना चाहूंगी। आपको लगता है सर, आपकी वास्ट एक्सपीरियंस से आपका व्यू जानना चाहूंगी कि चुनाव आयोग के लिए ये इलेक्शन सच में एक बड़ा टेस्ट है, क्योंकि इतने सारे कंप्लेंट्स उनके सामने आ चुके हैं, इतनी पार्टियों की इतनी उम्मीद है, और ये इलेक्शन पूरे मीडिया ग्लेयर में देखा जा रहा है, चलाया जा रहा है। जी मिस्टर कृष्णमूर्ति, हाँ, आपका लेटर पोर्शन मुझे सुना ही नहीं, लेकिन ये बताता हूँ, ये इलेक्शन से बहुत सा सीखना है। इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा क्या करना है फ्यूचर में, कैसा करना है, थोड़ा सीखना के लिए है। और इलेक्शन रिफॉर्म्स को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा सिचुएशन को बिल्ड करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा इलेक्शन करने के लिए। तो थोड़ा सेपरेट लॉ फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा कुछ हम सेपरेटली करना चाहिए। रिफॉर्म्स की बिल्कुल जरूरत है। इलेक्शन रिफॉर्म सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि हर एक पार्टी बोलते हैं रिफॉर्म्स चाहिए, लेकिन दे डोंट हैव एनी एग्रीमेंट एट ऑल। बिल्कुल, जल्दी इसके बारे में सीरियस सोचना चाहिए। है ईसी के लिए भी, लेकिन फिलहाल ये जो एक फाइट है बीजेपी और ईसी के बीच, ये दिख रही है वाराणसी में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।